Assalamualaikum everyone. Today we are discussing appropriation of payments जो कि सेक्शन 59 टू 61 तक है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इसमें बात की गई है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट की। एप्रोप्रिएशन से मुराद एप्लीकेशन या अदायगी किसी पेमेंट्स की, तो वो किस तरह होगी ये बताया गया है सेक्शन 59 टू 61 तक। यानी कि अगर किसी ने किसी से लोन लिया है, किसी किस्म की डेट्स हैं, तो उन्हें वो रीपे कैसे करेगा और कब कब कर सकता है, ये इनने बताया गया है 59, 60 और 61 में। तो सेक्शन 59 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो ये स्टेट करता है कि इफ़ द डेटर ओज सेवरल डेट्स टू द क्रेडिटर एंड मेक्स द पेमेंट टू एनी ऑफ देम एंड लेटर रिक्वेस्ट द क्रेडिटर टू अप्लाई द पेमेंट टू द डिस्चार्ज ऑफ अ पर्टिकुलर डेट, इफ़ द क्रेडिटर एग्रीज टू दिस रिक्वेस्ट इज़ बाउंड बाय सच एप्रोप्रिएशन। सेक्शन 59 इस बात पे डील करता है। पहली बात तो ये कि जो क्रेडिटर है उसने डेटर को 3 से 4 दफ़ा लोन दिया हो, मतलब सिर्फ एक दफ़ा नहीं, एक से ज़्यादा दफ़ा दिया हो, सेवरल डेट्स हों, तब ये अप्लाई होगा। ठीक है। और सेकेंडली जो डेटर है वो अगर उन एक से ज़्यादा दफ़ा जो उसने लोन लिया हुआ है क्रेडिटर से, उसमें से किसी एक के लिए सिर्फ पैसे दे दे, तो फिर और साथ साथ उसे इंडिकेट कर दे क्रेडिटर को, जो मैं अभी आपको ये पैसा दे रहा हूँ वो जब मैंने उस टाइम पे आपसे डेट ली थी उसके लिए है, उससे पहली वाली के लिए नहीं, या उससे बाद वाली के लिए नहीं। अगर इस तरह से इंडिकेट कर दे तो फिर उसका क्या इफ़ेक्ट होगा ये बताया गया सेक्शन 59 में, कि अगर ऐसा जो ये डेटर है वो ऐसी डिमांड कर दे क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर जब एक्सेप्ट कर लेगा वो पेमेंट, तो वो बाउंड है कि वो जिसने डेटर ने उससे कहा है ना कि किस टाइम की वो जो है अपनी डेट क्लियर कर रहा है, तो उसे उस टाइम पे ही करना है। ये बताया गया है सेक्शन 59 में। क्योंकि देखें, एक बात है कि क्रेडिटर के पास राइट है कि वो क्लेम कर सकता है सिर्फ़ और सिर्फ लिमिटेशन लॉ के हिसाब से 3 साल के अंदर अंदर। अगर उसने किसी को लोन भी दिया है तो भी अगर 3 साल गुजर गए और उसने कोई क्लेम नहीं किया, उससे ना मांगे और ना वो कोर्ट गया, तो उसके पास भी 3 साल अगर गुजर गए तो उसके पास भी ये राइट चला गया कि वो कोर्ट नहीं जा सकता। ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई ऐसी उसने पेमेंट करी है, मतलब ऐसा लोन दिया है जिसको 3 साल गुजर चुके हैं, उसके बाद उसने और लोन दे दिया उसी बंदे को, या उससे पहले भी दे चुका है, तो भी वो अगर बाद में कोई बंदा जो जिससे उसने लोन दिया था वो उसे पेमेंट कर रहा है, तो वो अपनी मर्ज़ी से उसे अपने बार्ड वाले पैसों पर नहीं लगा सकता। अगर जो डेटर है वो ये डिमांड कर रहा है कि मैं ये पैसे सिर्फ तब लगाना चाहता हूँ, या मैंने जो जिस इवेंट पर इस डेट पर ये वाली आपसे लोन लिया था उस वाले की अदायगी हुई है, ये इससे पहले वाले की नहीं, अगर इस तरह कुछ वो कह देता है और क्रेडिटर उस पेमेंट को एक्सेप्ट भी कर लेता है, तो क्रेडिटर बाउंड है कि वो उसके अकॉर्डिंगली ही चले। ये बताया गया है सेक्शन 59 में। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे ए बी से लोन लेता है, एक दफ़ा उसने 2010 में लिए 1000 रुपीज़, 2011 में ले लिए 2000 रुपीज़, 2012 में ले लिए उसने 3000 रुपीज़। ठीक है। इस तरह से उसने 3 दफ़ा उससे लिए हुए हैं। ठीक है। और उसने 2012 में उससे 2000 रुपीज़ लिए थे ना, 2012 में उसने 2000 रुपीज़ लिए, तो वो क्या करता है कि बाद में जब डेटर जो है वो क्रेडिटर को पैसे देता है और कह देता है कि मैं जो आपको ये 1000 रुपीज़ दे रहा हूँ ना, ये जो मैंने आपसे 2012 में जो 2000 रुपीज़ लिए थे उसमें से 1000 की अदायगी हो गई, वो मैं 1000 बाद में दे दूँगा। अगर इस तरह कुछ कह देता है और क्रेडिटर उस पैसे को एक्सेप्ट कर लेता है, तो क्रेडिटर यहाँ बाउंड है कि वो उसी के ही अकॉर्डिंगली चले। वो ये नहीं कर सकता कि जो 1 साल पहले लिए थे उसको उसमें से कह दे कि आपकी ये उस वाले पैसों की अदायगी हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया है। ये सेक्शन 59 में बताया गया है। जैसे मिसाल के तौर पे इन्होंने इलस्ट्रेशन देख लेते हैं सेक्शन 59 की ही। बी इलस्ट्रेशन कि ए ऑस टू बी अमंग अदर डेट्स द सम ऑफ 567 रुपीज़। ए जो है वो बी से 567 रुपीज़ लेता है, और भी उसने पहले से ही बहुत सारी उससे लोन लिया हुआ है, उसके साथ साथ 567 रुपीज़ भी लेता है। बी ए को ये नोट लिख देता है कि आप, और डिमांड कर देता है कि आप मुझे उसका सम दें। ठीक है, जो आपने मुझसे पैसे लिए थे। तो ए जो बी को है 567 रुपीज़ दे देता है और बोल देता है कि ये जो 567 रुपीज़ दिए हैं मैंने आपको, ये उसी डिस्चार्ज होगा उसी डेब्ट के लिए जो मैंने उस टाइम दी थी आपको 567 रुपीज़, उससे पहले वाली के लिए नहीं। ठीक है। ऐसा अगर वो डिमांड कर देता है तो फिर यहाँ पर बी बाउंड है कि वो उसी के ही अकॉर्डिंगली चले।
वो ये नहीं कर सकता कि जो 567 रुपीज़ उसने अब दिए हैं मैं उससे पहले वाली जो इसने डेब्स मैंने इससे लोन दिया था उसे यहाँ पर क्लियर कर लूँ, उसे डिस्चार्ज कर लूँ। नहीं, अगर डेटर ने खुद कहा है और ये इंडिकेट किया है यहाँ पर, ये मेन बात हो रही है कि डेटर खुद इंडिकेट कर रहा है, खुद एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बता रहा है कि जो मैं पैसे इस टाइम पे आपको भेज रहा हूँ ना, या इस टाइम पे जो पैसे दे रहा हूँ वो उस टाइम पे जो मैंने आपसे लोन लिया था उसके लिए है, उससे पहले वाले या उससे बाद वाले के लिए। अगर इस तरह से इंडिकेट कर रहा है तो फिर जो है क्रेडिटर वो बाउंड है कि उसी के अकॉर्डिंगली चले। ठीक है, तो फिर सेक्शन 59 में मेन चीज़ ये थी कि सेवरल और डिस्टिंक्ट डेट्स होनी चाहिए, यानी कि सेक्शन 59 सिर्फ तब अप्लाई होगा जब एक से ज़्यादा डेट्स उसने ली हुई होंगी डेटर ने। ठीक है, सेकेंडली इंटीमेशन बाय डेटर, और डेटर लाजमी उसे कुछ ना कुछ इशारे से किसी किस्म के बता रहा हो या एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली कि जो मैंने आपको पैसे दिए हैं ये मैंने आपको उस टाइम पे जो पैसे लिए थे उसके वापस कर रहा हूँ, उससे पहले के नहीं या उसके बाद वाले जो भी है वो उसे बताए, इंडिकेट लाजमी हो। तो इसमें मेन बात यही है सेक्शन 59 में, पहली तो यही कि जो डेट्स हैं वो सेवरल हों या डिस्टिंक्ट हों, एक ना हो, एक से ज़्यादा हो तब की पे ही अप्लाई होगा। ज़ाहिर है तभी अप्लाई होगा ना जब वो बता रहा है, एक पर होगा तो ज़ाहिर है एक पर ही लग जाएगा। और सेकेंडली इंटीमेशन हो कि डेटर उसे बता भी रहा हो किसी न किसी तरह, चाहे वो सर्कमस्टांस को इससे पता चल रहा हो यानी कि इम्प्लाइडली या एक्सप्रेसली उसे इंटिमेट कर रहा हो। इसके बाद सेक्शन 60 बताता है अप्रोप्रिएशन बाय क्रेडिटर। मेन बात इसमें यही है, यहाँ पर जो इंडिकेट कर रहा है वो समझें क्रेडिटर है, बायर नहीं है, मतलब क्रेडिटर की मर्ज़ी पर हो रहा है। यहाँ पर बायर ने कोई इंडिकेशन नहीं दी, कुछ बताया नहीं है कि मैं आपको जो ये पैसे दे रहा हूँ उस टाइम की या इस टाइम की, तो फिर यहाँ पर मतलब कि डिस्क्रिशनरी पावर है क्रेडिटर की। इस सेक्शन 60 में सिर्फ ये बात है, जैसे कि बेयर एक्ट में भी है कि एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज़ नॉट इंडिकेटेड। मेन बात बस यही है, ये उसके अपोजिट है। सेक्शन 59 में ये था कि क्रेडिटर को क्रेडिटर बाउंड था, क्योंकि जो डेटर था वो उसे इंडिकेट कर रहा था, बाकायदा बता रहा था कि ये इस टाइम की है तो मैं आपको जो पैसे दे रहा हूँ वो उस टाइम पर ही जो मैंने लोन लिया था उसके डिस्चार्ज के लिए, उसके किसी और नहीं है, किसी उसके अलावा कोई किसी और पर अप्लाई नहीं होगी ये जो पेमेंट मैंने आपको दी है। लेकिन सेक्शन 60 जो है वो उलट है, वो कह रहा है कि वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज़ नॉट इंडिकेटेड। यहाँ पर इंडिकेशन किसी भी किस्म की डेटर ने नहीं दी, मतलब कि क्रेडिटर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, यानी कि डेटर ने उसे बस पैसे दे दिए हैं। ठीक है, और क्रेडिटर पर है कि वो उसे किसी भी पेमेंट की अदायगी समझ ले, पहले वाले की, बाद वाले की, अभी वाले की, वो इस पर पूरी मुकम्मल जो है डिस्क्रिशनरी पावर मिल रही है किसे, क्रेडिटर को। जैसे बेयर एक्ट में है कि वेयर द डेटर हैज़ omitted to intimate and there are no other circumstances indicated to which that the payment is to be applied। ठीक है, यहाँ पर क्या डेटर जो है वो किसी भी किस्म की इंटीमेशन नहीं दे रहा, तो मैंने आपको बताया कि इंडिकेट नहीं कर रहा, तो फिर क्या होगा, द क्रेडिटर में अप्लाई इट एट हिज ऑन डिस्क्रिशन। अब यहाँ पर क्रेडिटर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो उसे चाहे तो जब भी उसने जो भी इतने सारे उससे लोन्स लिए हुए हैं उसमें से किसी पर भी समझ ले कि ये डिस्चार्ज हो गई है पेमेंट। ठीक है, टू एनी लॉफुल दैट, और वो ये भी कर सकता है कि अगर कोई उसने ऐसी लोन लिया था, उसी बंदे ने कोई ऐसा लोन लिया था जो बार्ड बाय लॉ हो चुका है, यानी कि वो उसके लिए क्लेम भी नहीं कर सकता था अब क्रेडिटर, उसके लिए भी चाहे तो वो उसे अदायगी समझ सकता है, मतलब डिस्चार्ज ऑफ पेमेंट। इस मिसाल के तौर पे एक उसी बंदे ने जो डेटर है उसने ना उससे एक दफ़ा जो पैसे लिए थे, लोन लिया था, वो बार्ड बाय लॉ हो चुका था, उसके बाद उसने एक और दफ़ा लोन ले लिया था, 2-3 दफ़ा और ले लिया था। ठीक है, और अब जो अदायगी की थी उसने बताया नहीं था कि मैं ये वाला जो आपको पैसे दे रहा हूँ ये बार्ड बाय लॉ वाले के हैं, मतलब जो 3 साल जिसको गुजर चुके हैं, या जो मैंने अभी लिया उसके लिए। अगर इस तरह कुछ नहीं बताया तो क्रेडिटर की डिस्क्रिशनरी पावर है, वो ये भी समझ सकता है कि जो इसने पैसे मुझसे बार्ड बाय लॉ हो चुके हैं वो उसके लिए भी काट सकता है इसमें, मतलब कि यहाँ मुकम्मल डिस्क्रिशनरी पावर मिल रही है क्रेडिटर को। ठीक है, तो यही था कि सेक्शन 60 में, और जो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स वो यही हैं कि लॉफुल डेट्स हों, यानी कि यहाँ पर क्रेडिटर को फुल उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनलॉफुल डेट्स के लिए भी उसे रिकवर कर ले, नहीं, जो लॉफुल डेट्स हैं सिर्फ उसके लिए। और सेकेंडली यही कि टाइम बार्ड, अगर कोई ऐसी डेट्स हैं जो टाइम बार्ड हो चुकी थी, मतलब कि बार्ड बाय लिमिटेशन लॉ थी, तो उन्हें भी वो
क्लियर कर सकता है इस पेमेंट के थ्रू। इसके बाद लास्ट में है सेक्शन 61 जो बात करता है कि एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वे नीदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स, यानी कि दोनों पार्टीज़ ने किसी किस्म की इंडिकेशन नहीं दी तो फिर क्या होगा, यानी कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को पैसे दे दिए और बताया भी नहीं कौन सी डेट के लिए हैं, और जो क्रेडिटर है वो भी उसे किसी भी किस्म के लिए अभी अप्लाई नहीं करता, उसके पास ही हैं और उसने कहीं पे अभी अप्लाई नहीं किया कि ये उसने जो जिस टाइम पर जिस इवेंट पर इसने लोन लिया था ये उसके लिए है। अगर ऐसा किसी भी किस्म की इंडिकेशन दोनों नहीं देते तो फिर क्या होगा, ये सेक्शन 61 में बताया गया है। सेक्शन 61 कहता है कि अप्रोप्रिएशन अगर नीदर पार्टी दोनों में से किसी ने भी नहीं की तो अप्रोप्रिएशन बाय लॉ होगी, यानी कि लॉ की नज़र में अप्रोप्रिएशन होगी। और लॉ की नज़र में अप्रोप्रिएशन कैसी है कि इसकी बेयर लैंग्वेज में देख लेते हैं कि वेयर नीदर पार्टी मेक्स एनी अप्रोप्रिएशन द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ द डेट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम। इसमें ये कहा गया है इन ऑर्डर ऑफ टाइम पर होगी, यानी कि लॉ कहता है कि अगर दोनों पार्टीज़ में से कोई भी अप्रोप्रिएशन नहीं करते तो फिर जो डेट्स हैं वो ऑर्डर ऑफ टाइम के अकॉर्डिंगली डिस्चार्ज होंगी। जैसे मिसाल के तौर पे डेटर ने 2012 में भी ली थी, 2013 में भी ली, 2014 में, 2015 में, इस तरह से 3-4 दफ़ा उसने 3-4 साल में उसने उससे लोन लिया था, ठीक है। तो फिर ऑर्डर ऑफ टाइम से मुताबिक यही कि अगर उसने किसी पेमेंट की अदायगी की है और साथ उसे इंडिकेट भी नहीं किया कि कौन सी टाइम की उसने अदायगी की है तो फिर यही होगा, और ना क्रेडिटर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर पर कुछ ऐसा कर रहा है कि उसे इस तरह से डिस्चार्ज कर रहा है तो फिर ऑर्डर ऑफ टाइम के हिसाब से वो होगा। जिस मिसाल के तौर पर उसने सबसे पहले जो लोन लिया था वो 2011 में लिया था ना, तो जो उसने पेमेंट दी है उसको ये देखा जाएगा कि 2011 वाली डिस्चार्ज की जाएगी, फिर जो उसकी जो बचेंगे उसके हिसाब से वो 2012 वाली उसके लोन डिस्चार्ज किया जाएगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ टाइम के मुताबिक वो जो है डिस्चार्ज होगी उसकी डेट, ठीक है। यही बताया गया है कि अगर एक्सप्रेसली और कुछ नहीं था तो भी यही होगा, और अगर था भी तब भी ऐसा ही होगा अगर दोनों पार्टीज़ में से कोई भी अप्रोप्रिएशन नहीं करती। तो ये जो तीनों रूल्स थे ये बहुत इंपॉर्टेंट थे अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के, सेक्शन 59, 60 और 61 में जो बताए गए थे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। इसमें सेक्शन 59 में हमने क्या पढ़ा कि जब पेमेंट की अदायगी हो और डेटर जो है वो इंडिकेट भी करे कि जो मैंने अदायगी की है वो किस टाइम वाली डेट के लिए की है, क्योंकि इसमें सेवरल डेट्स होती हैं। पहली बात तो मेन बात यही है, ये तभी अप्लाई होंगे ये तीनों के तीनों सेक्शंस। सेकेंडली हमने ये देखा कि सेक्शन 60 में जब डेटर जो है वो किसी भी तरह की इंडिकेशन नहीं देता तो फिर क्रेडिटर की डिस्क्रिशन पर चल जाता है, चाहे तो वो टाइम बार डेब्ट्स को क्लियर करे या दूसरी डेब्ट्स को, वो उसकी डिस्क्रिशन पर आ जाता है। ये सेक्शन 60 बताता है। उसके बाद सेक्शन 61 ये कहता है कि जब दोनों में से कोई भी पार्टीज़ जो हैं वो अप्रोप्रिएशन करे ही ना तो फिर अप्रोप्रिएशन बाय लॉ होगी, और वो क्या कहती है, ऑर्डर ऑफ टाइम के हिसाब से होगा, मतलब कि जिस टाइम पे जो डेट हुई थी उसके हिसाब से वो बैक होंगी। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट था। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर।